वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। क्लियर। ये जो 35 क्वेश्चन है तीनों विज्ञान से, यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि भौतिक, रसायन और जीव तीनों मिला करके 35 क्वेश्चन है। क्लियर। जैसे कि आपको मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में भी पूछा जाता है। क्लियर। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप 35 में कितना स्कोर कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिनमें एक सही है। सही उत्तर के संकेताक्षर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद डिग्री सी दिया गया है, किलो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सी, जूल प्रति ग्राम डिग्री सी और जूल प्रति किलोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, जूल प्रति किलोग्राम। क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, मायोपिया है। मायोपिया दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है या अबिंदुकता है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। क्लियर। मायोपिया क्या है? तो निकट दृष्टि दोष है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, आइसबर्ग का हिस्सा जो पानी की सतह पर तैरता है लगभग 10% या पूरा भाग या केवल 8% या केवल आधा। आधा का मतलब 50%, पूरा का मतलब 100%। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आइसबर्ग का हिस्सा जो पानी की सतह पर तैरता है लगभग 10% या 100% या 8% या 50%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला 10%। याद रखिएगा कि आइसबर्ग का 10% भाग पानी की सतह पर तैरता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, 500 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी के जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। अब देखिए यहाँ पर बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा दिया गया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या दिया गया है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन दिया गया है 40 कैलोरी, 40 किलो कैलोरी या 500 कैलोरी या 500 किलो कैलोरी। तो देखिए यहाँ पर 500 ग्राम बर्फ दिया गया है। 500 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी के जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। अब यहाँ पर बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा दिया गया है 80 किलो कैलोरी। क्लियर। तो हमें निकालना इसमें क्या है? तो यहाँ देखिए जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, यानी ऊष्मा की मात्रा निकालना है। क्लियर। तो ऊष्मा की मात्रा कैसे निकालिएगा? तो यहाँ पर इसका जो बर्फ का जो मात्रा दिया गया है उसको जो है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा से गुना कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ग्राम में, यानी कि कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है किलोग्राम में, क्योंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ भी किलोग्राम है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसमें 1000 से भाग देंगे। क्लियर। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो 8 पंचे हो जाएगा 40, यानी कि 40 किलो कैलोरी, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। तो चौथा का दूसरा आंसर सही होगा। चौथा का कौन सा आंसर सही होगा? तो चौथा का दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर। क्या करिएगा? ये 500 को 80 से गुना कर लीजिएगा तो ये ग्राम में आ जाएगा। क्लियर। ग्राम कैलोरी हो जाएगा और ग्राम कैलोरी को किलो कैलोरी में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिएगा, जो होगा वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि 50 न्यूटन के बल द्वारा 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा दिया गया है 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा दिया गया है 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा दिया गया है 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो देखिए इसमें निकालना क्या है, दाब, और दाब बराबर सभी को फॉर्मूला याद होगा कि बल बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बल देखिए कितना दिया गया है, तो बल यहाँ पर दिया गया है 50 न्यूटन और क्षेत्रफल दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन और इससे करके मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। इसमें निकालना क्या है, दाब, और दाब का फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। क्लियर। तो पहला आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसीलिए अंत तक देखिएगा वीडियो को। पानी और पारे की बूंदें बनती है पास्कल के नियम द्वारा, आर्किमिडीज के नियम द्वारा, पृष्ठ तनाव के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पानी और पारे की बूंद बनती है पृष्ठ तनाव के द्वारा, तो इसीलिए इसका तीसरा आंसर सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। बल्ब के अंदर गैस भरी जाती है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, आर्गन। क्लियर। हो सकता है आर्गन नहीं लिख करके निष्क्रिय गैस लिखा जाएगा, तो वो भी आंसर सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि एक विद्युत हीटर में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, हीटर की सामर्थ्य होगी। हीटर की सामर्थ्य इसमें निकालना है। ऑप्शन दिया गया है 440 वाट, 1100 वाट, या 220.5 वाट, या फिर 1100 किलोवाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए हीटर का सामर्थ्य निकालने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर ये 220 गुने 5 करिएगा, तो गुना करने के बाद कितना होगा, 1100 होगा। कितना होगा, 1100। क्लियर। तो 1100, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इतना वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो हीटर की सामर्थ्य, तो हीटर की सामर्थ्य हो जाएगा 1100 वाट, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। तो 8वां का दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। वाटर गैस है, इसमें वाटर गैस कौन सा है, पहला ऑप्शन दिया गया है CO + H2, दूसरा दिया गया है CO2 + H2, तीसरा दिया गया है NO + CO2 और चौथा दिया गया है CO + N2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर पहला विकल्प होगा, वाटर गैस। इसमें CO + H2 है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत आवेश मापते हैं कूलाम में, एम्पियर में, वोल्ट में या वाट में, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, कूलाम में। याद रखिएगा विद्युत आवेश को कूलाम में मापा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वह है CO2, CO, CFC, CNG, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 12। गैल्वेनाइजेशन में आयरन कोटिंग के लिए प्रयुक्त धातु है, गैल्वेनाइजेशन में आयरन कोटिंग के लिए प्रयुक्त धातु है टीन, जिंक, कॉपर, निकिल, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, जिंक। याद रखिएगा गैल्वेनाइजेशन के लिए गैल्वेनाइजेशन में आयरन कटिंग के लिए जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी गैस K2Br2O7 पेपर के नारंगी रंग को हरा कर देती है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस K2Cr2O7 पेपर के नारंगी रंग को हरा कर देती है। पहला ऑप्शन दिया गया है HCl, दूसरा दिया गया है H2S, तीसरा दिया गया है SO2 और चौथा दिया गया है NO2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा पहला, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर। यहाँ पर ये दिया गया है
यानी कि H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये दिया गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, अम्लगम मिश्रण है। अम्लगम किसका मिश्रण है? धातु प्लस पारा, अधातु प्लस पारा, या धातु प्लस अधातु प्लस पारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, धातु प्लस पारा। अम्लगम जो है धातु प्लस पारा का मिश्रण है, याद रखिएगा। अम्लगम किसका मिश्रण है? तो धातु और पारा का मिश्रण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 कि सोडियम एसीटेट का सही सूत्र है। सोडियम एसीटेट का सही सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है CH3COOH, उसके बाद दिया गया है CH3CONA, तीसरा दिया गया है C2H5CONA, अगला दिया गया है CH3COONA। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा। क्लियर। और हो सकता है ये ऑप्शन में नहीं दे करके ऐसे भी इसको लिखा जाता है कि C2H3 क्या लिखा जाता है इसका, तो अभी ये आंसर ये हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि C2 उसके बाद H3NaO2। क्लियर। ऐसे और ऐसे दोनों में से किसी प्रकार से लिखा जा सकता है, ये दोनों सोडियम एसीटेट का ही सूत्र होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है एल्केन्स का सामान्य सूत्र है। एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है? पहला दिया गया है CnH2n, दूसरा दिया गया है CnH2n+2, तीसरा दिया गया है CnH2n-2 और CnHn। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, CnH2n+2, ये होगा एल्केन्स का सूत्र। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? पहला दिया गया है Fe+Ni+Cr+C, दूसरा दिया गया है Fe+Ni+Pb+C, तीसरा दिया गया है Fe+Ni+Cu+C, और चौथा दिया गया है Fe+Ni+Sn+C। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, Fe+Ni+Cr+C। इसमें देखिए Fe हो गया लोहा, Ni हो गया निकेल, Cr हो गया क्रोमियम और C हो गया कार्बन। क्लियर। तो स्टेनलेस स्टील में होता है लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, द्रव ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है? द्रव ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है? -143 डिग्री सी, -156 डिग्री सी, -196 डिग्री सी, या -183 डिग्री सी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, -183 डिग्री सी। याद रखिएगा कि द्रव ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है वो -183 डिग्री सी होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 कि दो घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। दो घुलनशील द्रवों को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? पहला दिया गया है आसवन द्वारा, दूसरा दिया गया है प्रभाजी आसवन द्वारा, तीसरा दिया गया है वाष्पीकरण द्वारा और चौथा दिया गया है फनल द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, प्रभाजी आसवन द्वारा। क्या होगा? प्रभाजी आसवन द्वारा। दो घुलनशील द्रवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण या फिर विनाइट्रीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से लाफिंग गैस किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड,
या नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का निम्नलिखित में से लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो इसमें लाफिंग गैस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन का शुद्धतम रूप है ग्रेफाइट, कोयला, कोक, हीरा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा हीरा। याद रखिएगा कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है उसे हीरा कहा जाता है। क्लियर? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है हीरा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन क्रांति संबंधित है समुद्री जल में जीवन की उत्पत्ति से, ऑक्सीजन के निर्माण से, या ओजोन स्तर के निर्माण से, या उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑक्सीजन क्रांति संबंधित है। ऑक्सीजन क्रांति समुद्री जल में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में पाया जाने वाला समन्वित और नियंत्रित तंत्र है। शरीर में पाया जाने वाला समन्वित और नियंत्रित तंत्र है परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, या अध्यावरणीय तंत्र, या फिर तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा शरीर में पाए जाने वाला समन्वित और नियंत्रित तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, मिमिक्री सामान्यता पाई जाती है कीटों में, मछलियों में, पक्षियों में, या फिर पौधों में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला कीटों में। याद रखिएगा मिमिक्री सामान्यता पाई जाती है तो कीटों में। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, HTLV3 क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया HIV है, दूसरा दिया गया है ओकोजेनिक वायरस है, तीसरा दिया गया है पोलियो वायरस है, और चौथा दिया गया है इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा विकल्प पहला HIV वायरस है। क्लियर? HTLV3 ये क्या है? तो ये HIV है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि वेजिटेबल अल्कवाइल्ड है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वेजिटेबल अल्कलवाइड है। ऑप्शन दिया गया है स्मेक, दूसरा दिया गया है हीरोइन, तीसरा दिया गया है कैफीन, और चौथा दिया गया है कोकीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा कोकीन। क्या होगा? कोकीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, बीज नहीं पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधा में, या एक बीजपत्री पौधा में, या जिम्नोस्पर्म में, या बायोफाइटा में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा बायोफाइटा में बीज नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो 28 का चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है केला पौधे का विकास होता है। केला पौधों का विकास होता है, पहला दिया गया है राइजोम से, दूसरा दिया गया है बीज से, तीसरा दिया गया है स्टोलन से, चौथा दिया गया है शक्कर से। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा शक्कर से। याद रखिएगा केला पौधों का विकास शक्कर से होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, एल्यूरोन स्तर बना होता है प्रोटीन से, लिपिड्स से, स्टार्च से, या वसा से। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एल्यूरोन स्तर बना होता है प्रोटीन से। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि एक्रोसोम्स पाया जाता है अंडाणु में, शुक्राणु में, जाइगोट में, या भ्रूण में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा शुक्राणु में। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, पूर्वजता दर्शाती है अक्रियात्मक चयन का, या प्राकृतिक चयन का, या कृत्रिम चयन का, या उत्परिवर्तन का। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा उत्परिवर्तन का। याद रखिएगा पूर्वजता दर्शाती है तो उत्परिवर्तन को दर्शाती है। क्लियर? अगर पूछा जाए कि पूर्वजता किसको दर्शाती है तो उत्परिवर्तन को दर्शाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33,
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? यकृत में, मस्तिष्क में, रक्त मज्जा में या प्लाज्मा में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, रक्त मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त मज्जा में होता है। क्लियर? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त मज्जा में। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है स्टार्च की, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की या सेल्यूलोज की? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विकल्प चौथा, सेल्यूलोज की। याद रखिएगा, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि घेघा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से या सल्फर की कमी से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प दूसरा, आयोडीन की कमी से। क्लियर? याद रखिएगा, घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर? तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन नंबर 36 से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसीलिए ये सामाजिक विज्ञान के वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।